गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार हमने पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, ठीक है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों को जब मिलाया जाता है सही क्रम में, सही जगह पर रखकर वर्णों को लिखा जाता है, तो उनके योग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। परंतु हर वर्ण को शब्द नहीं कहा जा सकता है, परंतु किसी भी वर्ण को अगर उचित स्थान पर वह नहीं रखा गया है तो उसे शब्द हम नहीं कह सकते हैं। जैसे क जोड़ म जोड़ ल कमल बना, लेकिन उसी शब्द को अगर ल जोड़ म जोड़ क हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? लमक हो जाएगा। तो कमल का तो अर्थ है कि कमल एक प्रकार का फूल होता है जो तालाब में होता है, कीचड़ में होता है। लेकिन लमक ल जोड़ म जोड़ क को जोड़ने से लमक बना है। लमक का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए लमक कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो जिनके अर्थ नहीं होते, जिनके अर्थ होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द, और जिनके अर्थ नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। इनसे क्योंकि निरर्थक शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है, हमें उनके अर्थों का पता नहीं चलता है, इसलिए हम इन्हें शब्द नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द की क्या विशेषताएं हैं? कोई भी शब्द से उसके अर्थों के बारे में पता चलता है हमें। शब्द वर्णों के समूह होते हैं। कोई भी शब्द वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है तो शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह होते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये हमारे विचारों के बारे में बतलाते हैं, ये हमारे विचारों के बारे में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण जैसे शब्द के अनुसार शब्द का सार्थक होना, शब्द की परिभाषा के अनुसार किसी भी शब्द का सार्थक होना बहुत ज़रूरी है। सार्थक शब्दों का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, परंतु कभी कभी हम बोलचाल में मतलब बोलते हुए सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये निरर्थक होते हुए भी जब सार्थक शब्दों का प्रयोग निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है तो निरर्थक होते हुए भी कुछ न कुछ अर्थ हमें देते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में जैसे मान लीजिए आप घर में हैं तो मम्मी कहती है कि जाओ चाय वाय बना लो। चाय का तो मतलब है कि चाय बना लो, लेकिन चाय के साथ वाय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। चाय वाय बना लो मतलब जाओ जाकर चाय बना लो। नाश्ता वास्ता कर लो, ठीक है ना। नाश्ता कर लो मतलब कुछ भी नाश्ता है उसे तुम कर लो, ठीक है ना। ठीक उसी तरह कुछ अन्य उदाहरण है। तुम्हारी हमेशा की चिक चिक से तो हम तंग आ गए हैं, मतलब हमेशा तुम चिक चिक करते रहते हो, बोलते रहते हो, उससे हम तंग आ गए हैं। यह रेडियो कब से टेंटे कर रहा है, इसे बंद कर दो। रेडियो जब चल रहा हो और जब सुनने का मन नहीं हो तो उसके लिए कहा जाता है कि ये रेडियो कब से टेंटे कर रहा है तो इसे बंद कर दो। तो यहाँ पे चिक चिक कोई सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन जब इन्हें हम वाक्यों में प्रयोग इनका किए हैं तो अर्थ दे रहे हैं। मतलब चिक चिक से मतलब तुम्हारे इस तरह से हमेशा बोलने से हम तंग आ चुके हैं, और टेटे कर रहे हैं मतलब कब से ये बज रहा है तो इसे तुम बंद कर दो, ठीक है ना। तो आपने समझा कि शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल होते हैं। जब हम वर्णों को सही क्रम में सही जगह पर हम लिखते हैं तो इससे शब्द होता है, और सभी शब्द कुछ न कुछ अर्थ देते हैं, ठीक है ना। शब्दों से अर्थ के बारे में हमें पता चलता है। अब हम जानेंगे शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में क्या अंतर है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ये तो हमने पढ़ा। जब किसी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, किसी भी शब्द को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रह जाता है, ठीक है ना। वो स्वतंत्र नहीं
कोई भी शब्द लिखते हैं तो स्वतंत्र रूप से है, उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन जब उन्हीं शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उनका जो अर्थ है, वह जो शब्द है वो स्वतंत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बन जाता है। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बंध जाता है तो ये पद कहलाता है। ठीक है ना। जब शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो ये व्याकरण के नियमों के अंतर्गत बन जाता है, और यही जब व्याकरण के नियमों के अंतर्गत जब ये शब्द बन जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार इनमें परिवर्तन आता है। लिंग के अनुसार, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन के अनुसार एक वचन, बहुवचन। काल के अनुसार भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल आदि के कारण इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण के लिए हमें शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो इन आधार पर होता है: स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण मतलब शब्दों को इन आधारों पर बांटा जाता है। एक है स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर और पांचवा है आपका विकार के आधार पर। ठीक है ना। इस तरह हम इनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तब स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार से है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है, तो संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा गया है। ठीक है ना। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो संस्कृत से ही आए हैं। कुछ संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित रूप हैं, कुछ शब्द भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से आकर मिल गए हैं हिंदी भाषा में। अब हिंदी भाषा में वो आकर मिल गए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा में जो कई भाषाओं के शब्द, कई जगहों के शब्द आकर मिल गए हैं, उस आधार पर इनकी उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है तत्सम और दूसरा है तद्भव। उत्पत्ति के आधार पर जिन 5 वर्गों में बांटा गया है वो है तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर शब्द। ठीक है, 5 हो गई आपको ये उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। वो है, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशी, चौथा विदेशी और 5वां है आपको संकर शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले आप तत्सम का अर्थ जानिए। तत्सम संस्कृत के 2 शब्दों से के मेल से बना है, तत् जोड़ सम। ठीक है ना। तत्सम शब्दों का अर्थ हो जाए, ये संस्कृत के 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् जोड़ सम, जिसका अर्थ है उनके समान। तत् जोड़ सम, तत् मतलब उनके और सम मतलब बराबर, जो उनके समान हो। उनके मतलब किनके समान? संस्कृत के समान। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जब संस्कृत शब्दों का प्रयोग उनमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, तत्सम शब्दों के उदाहरण है जल, चंद्र, वृक्ष, कमल, दुग्ध। जैसे मान लीजिए घर में कोई पूजा पाठ हो रहा हो और पंडित जी पूजा करवा रहे हो, तो आपको कहा जाता है कि जजमान थोड़ा घृत दीजिए। घृत मतलब घी। घृत क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया, और उसी का तद्भव घी हो गया। ठीक है। दुग्ध लेकर आइए। दुग्ध मतलब दूध। थोड़ा अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अग्नि तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है। अग्नि का मतलब होता है आग। अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए मतलब अग्नि को जला दीजिए।
तो संस्कृत भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तब इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम दो शब्दों के मेल से बना है, तत् जोड़ सम, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है उनके समान, मतलब संस्कृत के समान। अब हम जानते हैं तद्भव के बारे में। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और अपना अर्थ परिवर्तित कर, मतलब संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके रूप बदल गया हो, मतलब जो अर्थ परिवर्तित करके प्रयोग किए गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इनका रूप कालांतर में परिवर्तित हो गया है, मतलब समय जैसे जैसे बीतता गया इनके रूपों में परिवर्तन हो गया है। जैसे चंद्र, ये हो गया तत्सम शब्द, उसी का तद्भव क्या हो जाएगा, चांद। दुग्ध हो गया आपका तत्सम शब्द, उसी का तद्भव क्या हो जाएगा, दूध। क्षेत्र हो गया आपका तत्सम शब्द, उसी का तद्भव क्या हो जाएगा, खेत। पंच हो गया आपका तत्सम शब्द, उसी का तद्भव हो जाएगा आपको 5। ठीक है ना। इस तरह कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे आम्र, आम, मस्तक, माथा, दिवस, दिन, लौह, लोहा, मक्षिका, मक्खी, ये सभी तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम जानते हैं देशी शब्द के बारे में। देशी शब्द क्या है? जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा क्षेत्रीय और स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। जो बोलचाल से विकसित हुए हों और जो स्थानीय प्रभाव से या क्षेत्रीय प्रभाव से भाषा में आकर मिल गए हों, उन्हें हम देशी शब्द कहते हैं। देशी शब्दों को देशज शब्द भी कहा जाता है। देशी शब्द को हम देशज शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में खटिया आपका देशी शब्द है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है। जूता, पगड़ी, खिड़की, डिबिया, झुग्गी, ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। तो देशज शब्द क्या है? जब स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव से कोई शब्द बोलचाल में प्रयोग होते हुए हिंदी भाषा में आकर मिल जाते हैं, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका उदाहरण हो गया। अब है क्षेत्रीय भाषाओं से कुछ अन्य शब्द भी आते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से जो कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे शब्द हैं तमाचा, पेट, तख्ती, धोती, लुगाई, मट्ठा, खप्पर, रोटी, कटोरा, डिबिया आदि। ठीक है। ये क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के द्वारा ये शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ अन्य शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ये हो गया आपका देशज शब्द। अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द के बारे में। विदेशी शब्द क्या है? तो भारत में समय समय पर, जैसे आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले अनेक जगह के लोग यहाँ आकर बस अंग्रेज़ों ने अपना शासन और आधिपत्य जमाया था। उसके बाद भी अनेक जगह के लोग यहाँ पर आने लगे और उनके बोलचाल के प्रभाव के कारण उनके जो शब्द थे वो हमारे भाषा में आकर मिल गए। ठीक है ना। जो विदेश से लोग आते थे, उनके बोलचाल के प्रभाव के कारण उनके शब्द हमारे भाषा में आकर मिल गए। तो समय समय पर जब पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, मुग़ल, चीनी लोग आए, तो ये इनके जो शब्द हैं वो हमारे भाषा के अंग बन गए। अब ये शब्द हमारी भाषा के अंग बन गए, मतलब हमारी भाषा में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। ऐसे विदेशी मूल के शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी मूल के शब्दों को, मतलब विदेशी शब्दों को, विदेशी द्वारा प्रयोग किए गए शब्द जिसे हिंदी में स्थान दे दिए गया है, हिंदी में आकर मिल गया है, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसमें हो गया आपका अंग्रेज़ी का शब्द, अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी और जापानी। अंग्रेज़ी शब्द में जैसे आपको देख लीजिए, स्टेशन हो गया, इंजीनियर, कॉलेज, बैंक, बस, प्लेटफॉर्म, ये आपका पुलिस, पार्टी, नोट, नंबर, ये सभी अंग्रेज़ी शब्द हैं। अरबी शब्द में इंसाफ,
इशारा, इनाम, औरत, कानून, खत, जुर्माना, दवा, नकल, फसल, मजहब, ये सभी अरबी शब्द हैं। फ़ारसी में आपका हो गया आदमी, आसमान, कमर, खराब, खून, गुब्बारा, गुलाब आदि। ये दीवार, प्याज, ये सभी आपका फ़ारसी शब्द है। पुर्तगाली में कनस्तर, कमरा, गोदाम, चाबी, तौलिया, ये सभी आपके पुर्तगाली शब्द हो गए। तुर्की शब्द में तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, कुली आदि। चीनी शब्द में चाय, लीची, पटाखा, ये सभी चीन से आए हुए शब्द हैं, तो ये चीनी शब्द में आ गए, चीनी विदेशी शब्द में आ गए। जापानी में रिक्शा। ठीक है, अब है तो ये हो गया आपके विदेशी शब्द। ठीक है, अब हम जानेंगे संकर शब्द के बारे में। संकर का मतलब होता है मिला जुला। ठीक है, संकर का मतलब क्या होता है? संकर का मतलब होता है मिला जुला। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं, तो इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जब दो जगह के अलग अलग शब्दों को, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर कोई शब्द बनता है, तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द में जैसे आप देखिए रेलगाड़ी, तो रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और हिंदी के गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी, दो भाषा के शब्द मिले तो इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। मोटर क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष क्या है? संस्कृत शब्द है, और गांठ क्या है? हिंदी शब्द है। तो जब दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ये हो गया आपका स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के पांचों भेदों के बारे में। अब हम जानते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, अब हम जानेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है। जो परंपरा से चले आ रहे हों और जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिन्हें तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं होगा, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रात को अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं तो रा जोड़ त, तो न रा का कोई अर्थ है न त का कोई अर्थ। सुबह, सु जोड़ ब, शुभ जोड़ ह, तो न शुभ का कोई अर्थ है न ह का कोई अर्थ है। समय, सम स जोड़ मैं। ठीक है, तो जो परंपरा से प्रयोग में आते हो लेकिन जब इन्हें खंड करने पर जब उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से बनते हैं, और जब उन्हें हम खंडित करते हैं, जब उन्हें हम तोड़ते हैं, तो उनका अलग अलग अर्थ मिलता है, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक, ठीक है ना। जैसे इनके खंड करने पर इन दोनों का ही जब खंड करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दूतावास, दूत जोड़ आवास, दूतावास मतलब दूतों के रहने का जगह। सद्गुण, सद जोड़ गुण, सद मतलब होता है अच्छा, गुण मतलब गुण। ठीक है ना। दिनेश, दिन जोड़ ईश, दिनेश दिनों का ईश भगवान। ठीक है ना। देशभक्ति, देश जोड़ भक्ति, देश का भी अर्थ है और भक्ति का भी अर्थ है। ठीक है ना। तो यौगिक शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर तथा संधि और समास द्वारा बनाए जाते हैं। यौगिक शब्दों को उपसर्ग और प्रत्ययों के साथ जोड़कर अथवा संधि के द्वारा या समास के द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, रूढ़ भी समझ गए, यौगिक भी समझ गए। अब है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? ये भी यौगिक शब्दों की भांति ही होते हैं, लेकिन ये भी यौगिक शब्दों के भांति ही होते हैं, मतलब दो शब्दों के अर्थ से मिलते हैं, लेकिन इनका अर्थ, दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो अलग अलग नहीं होता है,
बल्कि ये विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध हो उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय, मतलब पर्वत विशेष के अर्थ में हिमालय, हिमालय पर्वत। पंकज, पंक जोड़ ज, पंक का मतलब होता है कीचड़, ज का अर्थ होता है जन, मतलब जो पंकज मतलब कमल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कमल फूल के अर्थ में। गिरिधर, गिरि जोड़ धर, गिरि मतलब पर्वत, धर मतलब धारण करना, मतलब कृष्ण के अर्थ में। गिरधर किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृष्ण के बारे में। दशानन, 10 जोड़ आनंद, 10 जोड़ आनंद मतलब 10 है आनंद जिसके, तो ये किसके अर्थ में प्रयोग किए गए हैं? रावण के अर्थ में। तो ये हो गया आपका रचना के आधार पर। अब हम जानते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बतलाया है कि जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, जो शब्द जिन शब्दों का प्रयोग वर्णों के सही प्रयोग से किया गया हो, जो शब्द बने हो और उनका कोई ना कोई अर्थ हो तो उसे हम सार्थक कहते हैं। लेकिन निरर्थक शब्दों में वर्णों का उचित जगह प्रयोग नहीं किया जाता है, और तो ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है तो निश्चित अर्थ वाले शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आसमान, पिताजी, ईश्वर, फल, गमछा, पृथ्वी आदि। सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, मतलब एक दूसरे के जो पर्याय शब्द देते हैं। अनेकार्थी शब्द, मतलब एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ हो तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब टैक्स, कर का मतलब सूंड और कर का मतलब होता है किरण। एकार्थी शब्द मतलब जब एक ही अर्थ में जब प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मित्र, पत्नी, फूल। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो सुनने में एक जैसा लगे लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, तो ऐसे शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे और मतलब जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं और राम बगीचे की ओर जा रहा है, तो राम और श्याम ये समुच्चय बोधक शब्द हो गए। और ओर क्या हो गया? ओर का मतलब क्या हो गया? तरफ हो गया। क्रम, क्रम मतलब गिनती, क्रम मतलब संख्या, गिनती। और कर्म मतलब जो काम हम करते हैं वो। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है नतीजा। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। ठीक। अब है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टे अर्थ देने वाले शब्द, जैसे जीवन मरण, सत्य असत्य, कटु मधुर। ठीक है, ये सभी हो गए आपके विलोम शब्द। तो सार्थक शब्द कितने प्रकार के? सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जो जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और ये 5 तरह के होते हैं: पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, अब हम जानते हैं निरर्थक शब्दों के बारे में। निरर्थक, निर मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ व्यक्त करते हैं। जब निरर्थक शब्दों का हम सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं तो इनका भी अर्थ प्रकट होता है। निरर्थक शब्दों का अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र रूप से जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जाओ, मम्मी आपको कहती है जाओ चाय वाय बना लो, नाश्ता वास्ता कर लो, चलो कुछ गाना वाना हो जाए, मुझे रोटी वोटी दे दो, मतलब रोटी बोटी। रोटी तो सार्थक शब्द है लेकिन बोटी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी रोटी वोटी दे दो मतलब रोटी के साथ कुछ खाने को दे दो। ये हो गया आपका निरर्थक शब्द। अब हम जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 9।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। संज्ञा एक एक करके हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जिसे कुछ काम करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक जब संज्ञा सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से बतलाता है उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है। इस तरह समुच्चय बोधक जब समुच्चय बोधक मतलब एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। विस्मयादि बोधक जिससे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। और निपात ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होकर उस वाक्य पर विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं। विशेष प्रकार जैसे मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मैं भी क्या हो गया? निपात। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पांचवा जो शब्द का भेद होता है वो विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब होता है जिनमें विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, क्रिया के शब्द और विशेषण के जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। मतलब इनमें लिंग, वचन और कारक और काल के अनुसार इनमें बदलाव आ जाता है। जैसे संज्ञा में आप देख लीजिए, लड़के, लड़की या फिर लड़कों ने, इसमें हो गया आपका लिंग के संज्ञा हो गया आपका के कारण। फिर सर्वनाम में आपका हो गया संज्ञा के कारण जो परिवर्तन हो गया। सर्वनाम में मैं, मुझे, मेरा। विशेषण में काला, काली, काले। मतलब काला, काली, जैसे वहाँ पे काला कौवा है और काली गाय चल रही है और या उसने काले रंग की पैंट पहनी है। ठीक है ना। इस तरह विशेषण के रूप विशेषण भी बदल जाते हैं। क्रिया चलता है, चलते हैं, चलती है और चला। ठीक है ना। ये हो गया आपका विकारी शब्द। अब है अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जिनमें कोई बदलाव नहीं आता है, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अजोड़ व्यय, मतलब नहीं, व्यय मतलब जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं हो। मतलब कोई यहाँ खर्च होने का मतलब है जिसमें किसी कारण किसी तरह उसमें बदलाव नहीं हो, तो उस अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात वाले। जैसे क्रिया विशेषण आज, यहाँ, वहाँ, धीरे धीरे आदि। जैसे आज मैं बाजार जाऊँगा, आज माँ बाजार जाएगी, आज पिताजी बाजार जाएंगे। देखिए आज के रूप में बाजार जाऊँगा, पिताजी जाएंगे, आज जाएंगे और माँ जाएगी। सभी शब्दों में बदलाव हुआ है लेकिन आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब है संबंध बोधक। के पास, के अंदर। मंदिर मेरे घर के पास है और छवि कमरे के अंदर सोई है। यह राम कमरे के अंदर सोया है। ठीक है ना। इनमें भी कोई बदलाव नहीं आया है। के पास, के अंदर में कोई बदलाव नहीं आया है। समुच्चय बोधक और, क्योंकि, लेकिन। राम और श्याम, सीता और परी। ठीक है ना। और शब्दों में भी कोई बदलाव नहीं आया है। विस्मयादि बोधक अरे, ओह आदि। निपात ही, भी। ठीक है ना। तक आदि। तो ये इन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। समझ गए।
तो इनके प्रश्न उत्तर आप करेंगे, बाकी जो प्रश्न उत्तर हों जिसमें प्रॉब्लम होगा या फिर सारा मैं व्हाट्सएप के द्वारा भेजूँगी। पहले आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।